रॉबर्ट लेवेंडोस्की की घर वापसी होने वाली है भाई साहब आज रात में। अब रिसेप्शन कैसा मिलेगा, इस बात की जानकारी या अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लेवेंडोस्की ने बायर्न म्यूनिख को अलविदा कहा था वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा बायर्न फैंस को। और ऑब्वियस सी बात है, वो लेवेंडोस्की जो कभी सरताज बनकर बैठते थे एलियंस अरीना में, आज शायद उनको गंदी गंदी गालियां, गंदे गंदे स्लैंग्स सुनने को मिलेंगे। बट भाई आज मैच है बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख का, और क्योंकि ये गेम म्यूनिख में खेला जाने वाला है तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है बार्सिलोना पे ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली 2 मीटिंग्स जो रही हैं लास्ट ईयर जो थी इनकी, उन दोनों ही गेम्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा था बार्सिलोना को। लेकिन पिछले साल की बार्सिलोना से इस साल की बार्सिलोना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और पिछले साल की बायर्न म्यूनिख में और इस साल की बायर्न म्यूनिख में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि मैनेजर जो लास्ट ईयर थे वो थे आपके रोनाल्ड कोमन, और यहां पर शावी है मैनेजर। और लास्ट ईयर जो टीम बन रही थी वो बेसिकली मोराल पे डाउन थी, वो स्ट्रगल कर रही थी, इंजरी इश्यूज थे, कॉन्ट्रेक्चुअल दिक्कतें चल रही थी प्लेयर्स के साथ। लेकिन इस टाइम पे सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, जो भी पैसे की दिक्कतें थी बार्सिलोना के अंदर वो सारा सॉर्ट आउट हो चुका है। नई साइनिंग्स आई हैं, क्वालिटी साइनिंग्स आई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और जो एक लीथल गोल स्कोरर या फिर मैं ये कहूं एक मैच विनर की दरकार थी बार्सिलोना को, वो इस टाइम पे है बार्सिलोना के पास, और जिसका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अब सामने वाली टीम से ही वो प्लेयर आया है, लेकिन सामने वाली टीम ने भी एक वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड को साइन किया है जो कि वर्क रेट के मामले में आई वुड से लेवेंडोस्की से बेटर है। वर्क रेट इन द सेंस, अगर मैं डिफेंसिव एरियाज में वर्क रेट की बात करूं तो, बिकॉज साडियो माने की अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल का सिस्टम इस तरीके का था जहां पर आपको वर्क रेट देना ही देना पड़ता था। एंड माने ने अपने पहले दिन से लेके अभी तक जितने भी मैच खेले हैं बायर्न के लिए, उसमें उन्होंने वो चीज़ दिखाई है। इवन जो लास्ट गेम था इंटर मिलान के अगेंस्ट अभी यूएफए चैंपियंस लीग में, उसमें भी माने स्कोर शीट पे नहीं थे, लेकिन माने का कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट बहुत ज़्यादा क्रूशल था। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखने वाली बात है कि बार्सिलोना जो कि अभी पिछले सारे गेम्स में 4-4 गोल स्कोर करती आ रही है, क्या कहीं उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर दिया फैन बेस की एक्सपेक्टेशंस का, कि अब अगर वो आज की गेम में स्कोर नहीं कर पाएंगे और अगर वो स्ट्रगल करते हैं और अगर नहीं जीतते हैं तो क्या वापस से बार्सिलोना का फैन बेस जो है वो सवाल निशान खड़े करने लगेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि उन सबको पता है कि बायर्न म्यूनिख आपकी बाकी कोई और टीम के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये टीम जो अभी खड़ी कर रहे हैं शावी, इसको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होने में, जेलअप होने में टाइम लगेगा। और ये चीज़ हमने अभी देखी कादिस के अगेंस्ट, जब आपके लेवेंडोस्की फील्ड पे नहीं थे तो बहुत ही खोई खोई सी मिडफील्ड लग रही थी, बहुत ही खोई खोई सी आपकी अटैक लाइन लग रही थी। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, और या फिर एक चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करोगे बार्सिलोना से इस गेम में, वो होगा डिफेंसिव वर्क रेट। और अगर जब मैं डिफेंसिव वर्क रेट की बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अटैकिंग पोजीशंस पर वर्क रेट प्रोवाइड करने वाले प्लेयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं किसे स्टार्ट देना चाहूँगा? क्या मैं डेम्बेले को स्टार्ट देना चाहूँगा? बिकॉज डेम्बेले हैज़ बीन ब्रिलियंट। लास्ट टाइम चैंपियंस लीग के जो गेम में डेम्बेले जिस तरीके से टीम को लीड किया था और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए तो भाई आप सभी कहोगे कि हम चाहते हैं कि भाई डेम्बेले को देखें। लेकिन अगर मैं डिफेंसिव एरियाज में वर्क रेट की बात करूं, कमिटमेंट की बात करूं, तो उस हिसाब से आई वुड से कि पर्सनली आई वुड गो विद रफीनिया। क्योंकि रफीनिया आपके राइट बैक के एरिया पर अगर आप जूल्स कुंडे को स्टार्ट देते हो, या फिर अगर आप बेसिकली जो भी प्लेयर आपके हैं उनमें से किसी एक को भी स्टार्ट देते हो, ठीक है ना, मेकशिफ्ट रोल में अगर आप अराहू को भी डालोगे, तो फिर भी आपको राइट बैक के एरिया पर एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाए। और उस केस में, उस सिनेरियो में रफीना इज द परफेक्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन। और वो चीज़ कल शावी के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में झलकती हमें दिखाई भी दी कि डिफेंसिव एरियाज पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं शावी, क्योंकि उनको पता है कि भले ही अभी तक बारसा ने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं इतने सारे गेम्स खेलने के बाद भी, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन बायर्न के लेवल का नहीं था। और वो चीज़ अब आपको आज गेम में पता चल जाएगी कितना बैलेंस है बार्सिलोना का डिफेंस लाइन। लेकिन क्योंकि हम अभी सारी बातें बार्सिलोना के ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन बायर्न के ऊपर भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये है कि रिपोर्ट्स इस तरीके से आ रही है ना, उनके हिसाब से बायर्न म्यूनिख का जो बेसिकली प्लेयर्स कैंप है वो नाखुश है यूलियन नागल्समैन के काम करने के तरीके से। जब टीम अच्छा करती है तो सारा क्रेडिट जो है वो नागल्समैन लेते हैं, जब टीम अच्छा नहीं करती है तो बेसिकली वो
अपनी मिस्टेक्स नहीं कबूलना चाहते और वो प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। हमने देखा है कि लास्ट सीजन भी लेवेंडोस्की का जो फॉल आउट हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था क्लब के साथ, बिकॉज ऑफ नागल्समैन्स रिलेशनशिप विद द प्लेयर। यहाँ पर लास्ट ईयर लेरॉय साने के बारे में भी सेम न्यूज़ आई थी। आपके अगर मैं सर्ज गनैब्री की बात करूं उनके बारे में भी सेम न्यूज़ आई थी। तो प्लेयर्स नहीं है खुश नागल्समैन के तौर तरीके से और उनके काम करने के बेसिकली रूटीन के साथ, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस सब का खामियाजा बायर्न म्यूनिख को भुगतना पड़ रहा है। और अगर मैं ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं तो हाँ, बोकम के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन अगर मैं बात करूं जब रियल कंपटीशन आ रहा है बायर्न म्यूनिख के सामने तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और लास्ट सीजन भी उनका सीजन कुछ इतना खास रहा नहीं था। वो वियरियल के अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से बाहर हो गए थे और कोई भी एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट सीजन, अगर मैं राउंड ऑफ 16 से लेकर आगे तक की बात करूं तो नहीं दी थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि प्लेयर्स शायद ट्रस्ट नहीं करते नागल्समैन के ऊपर। लेकिन बायर्न म्यूनिख एक खराब दौर में भी एक बहुत अच्छी टीम निकल कर आती है, क्योंकि दे आर म्यूनिख, ठीक है ना। अभी 2 सीजन पहले उन्होंने ट्रेबल कंप्लीट किया था, 3 सीजन पहले, तो सबको वो पता है। और इस जो फिक्सचर की हाइप है वो इसलिए और ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हम सबको पता है कि रीसेंट ईयर्स में बायर्न म्यूनिख ने डोमिनेट किया बार्सिलोना को, चाहे वो 8-2 वाली विन हो, चाहे वो लास्ट ईयर जो 2 लगातार विक्ट्री हासिल की थी ग्रुप स्टेज में, और बेसिकली जिस मैनर में की थी वो दोनों विक्ट्री हासिल, वो बहुत बड़ी वजह है कि क्यों बार्सिलोना का फैन बेस इतना ज़्यादा आतुर है इनके साथ खेलने के लिए। बार्सिलोना का एक अच्छा रिकॉर्ड है कि वो किसी भी क्लब के अगेंस्ट 3 बार नहीं आ रहे हैं यूफा चैंपियंस लीग में। तो क्या नागल्समैन बायर्न म्यूनिख को वो टीम बना देंगे जो लगातार 3 बार हराएगी बार्सिलोना को? क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है बार्सिलोना लगातार 3 बार किसी टीम से नहीं आ रही है, लेकिन बार्सिलोना का रिकॉर्ड बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खासा खराब भी है। और अगर मैं पिछले 37 गेम की बात करूं ग्रुप स्टेज में, तो बायर्न म्यूनिख ने 35 गेम जीते अपने ग्रुप स्टेज के, सिर्फ वो 1 ड्रॉ खेले और 1 हारे हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड के हिसाब से तो सारा जो पलड़ा है वो बायर्न म्यूनिख की तरफ भारी होता दिख रहा है। लेकिन भाई जो फुटबॉल है ना वो पिच पर खेली जाती है, वो बेसिकली पेन और पेपर पर या जो आपके स्टैट्स होते हैं उनके बेसिस पे मैचेस के रिजल्ट डिसाइड नहीं होते। जो इन गेम परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे मैचेस के रिजल्ट डिसाइड होंगे। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि भाई बाल्डे को फर्स्ट टीम 11 में जगह मिलती जा रही है लगातार, और एक तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बाल्डे फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक हैं। अब यहाँ पर सेंटर बैक पेयर क्या रहेगा? क्या क्रिस्टेंसन को हम खेलता देखेंगे या फिर हम जेरार्ड पिके के एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा यूज में आता देखेंगे? शावी इस गेम में किसको उतारेंगे वो देखने वाली बात होगी। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या लाइनअप के साथ जाऊंगा, तो आई वुड गो विद जूल्स कुंडे एज द राइट बैक, अराहो एज द सेंटर बैक अलोंग साइड आपके जेरार्ड पीके। आई विल नॉट गो विद क्रिस्टेंसन, आई विल गो विद जेरार्ड पीके, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। और बाल्डे एज द लेफ्ट बैक। यहाँ पर आप थोड़ी सी रिपोर्ट्स आपने ये भी सुनी कि हो सकता है मार्कस अलोंसो भी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्कस अलोंसो कंटेंशन में इस गेम के लिए स्टार्ट करने के, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक बाल्डे हैज डन वेरी वेल अप टू नाउ, और बाल्डे ही स्टार्ट करना डिजर्व करते हैं। मिडफील्ड के बारे में बात करूं तो मिडफील्ड में आई वुड से कि भाई बुस्केट्स के अलॉन्ग साइड आप फ्रेंकी डियोंग को उतारोगे तो आई थिंक ज़्यादा सेंसिबल रहेगा डिसीजन, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के पिछले 2-3 गेम की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है और वो मोमेंटम कैरी होना चाहिए। एंड फ्रेंकी डियोंग के आने से एक अलग डायमेंशन आता है पिच के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, तीसरा मिडफील्डर आपका पेड्री हो गया, राइट विंग पे आपके रफीनिया हो गए, लेफ्ट विंग पे अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो आई वुड गो विद फेरान टोरेस। नाउ मैं क्यों आंसू फाती का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आंसू फाती कैन चेंज द गेम कमिंग थ्रू द बेंच, ठीक है ना। आंसू फाती ने लगातार वो बहुत सारे गेम्स में किया है, तो हमें वो चीज़ देखने को मिल सकती है। ऑल्सो लेवेंडोस्की का नंबर 9 पे स्टार्ट करना, तो वो नो, मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि आप कह रहे हो कि भाई भूख लग रही है तो खाना तो खाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है खाएंगे। तो उसी केस में भाई लेवेंडोस्की का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस तरीके से बायर्न म्यूनिख का क्राउड रिसीव करेगा लेवेंडोस्की को, और किस तरीके से लेवेंडोस्की उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी है आज के गेम में। बट भाई बहुत हाई पेस गेम की, आई होप ये लिव अप करे एक्सपेक्टेशंस पे और एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिले। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक डल गेम भी हो सकता है जहां दोनों टीमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर खेलेंगी और एक डिफेंसिव आपको बेसिकली गेम प्ले देखने को मिल सकता है। बट आई एम होपिंग कि यहाँ पर हमें एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। मैंने कल बाबा के स्ट्रीम पे प्रेडिक्ट किया था इट विल बी 3-2 इन फेवर ऑफ बार्सिलोना, एंड आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। मैं फिर भी मतलब मैं आज भी यही प्रेडिक्ट करूंगा दैट बार्सिलोना आर गोइंग टू विन दिस गेम बाय स्कोर लाइन ऑफ 3-2। बट
कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये गेम और क्या स्कोर लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज की गेम से।